हेलो स्टूडेंट, आज के इस मास्टर्स के लेक्चर में हम बात करेंगे टोटल फ्लक्स की। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स होता है वो क्या चीज़ होती है। तो हमें पता है टोटल फ्लक्स के केस में पहला हम बात करेंगे फर्स्ट केस, टोटल मास फ्लक्स। टोटल मास फ्लक्स, ठीक है, टोटल मास फ्लक्स। अब टोटल मास फ्लक्स है तो इसका रेफरेंस हमें लेना पड़ेगा, इसका बेसिस हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मास फ्लक्स की। तो हमें पता है, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो मास एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपकी होती है समेशन ऑफ रो आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रो आई। ठीक है, ये हमारे पास होती है। ठीक, और हमें पता है कि जो समेशन ऑफ रो आई है, मैं बता चुका हूँ आपके लिए, समेशन ऑफ रो आई किसके बराबर होता है, रो के बराबर। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि जो u आ जाएगा आपका मास एवरेज वेलोसिटी, वो आ जाएगा समेशन ऑफ रो आई यू आई डिवाइडेड बाई रो। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं समेशन ऑफ रो आई यू आई इज इक्वल टू रो यू। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन, ये हमारा क्या है, बेसिस है। ये हमारा क्या है, बेसिस, या आप इसको रेफरेंस मान सकते हैं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस। ठीक है, आपका टोटल मास फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या है, क्या बोलते हैं, ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं वन बाई वन। पहले हम बात करते हैं ए, स्मॉल ए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स में आपको पता है कि जब मास फ्लक्स की बात करते हैं तो मास फ्लक्स में जो फ्लक्स होता है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हमारे पास एक केस आया था, स्मॉल एन आई इज इक्वल टू रो यू, सॉरी रो आई यू आई माइनस जीरो। ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था मास फ्लक्स में। ठीक है, एन आई इज इक्वल टू रो आई यू आई माइनस जीरो। तो अगर मैं बात करूं एन टोटल की, यानी मैं ले लूं समेशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ रो आई यू आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समेशन ऑफ एन आई को मैं लिख लिया एन टोटल, ये किसके बराबर हो गया आपके पास, रो इंटू यू के बराबर। ठीक है, ये आपके किसके बराबर हो गया, रो इंटू यू के बराबर हो गया आपका एन टोटल। ठीक है, तो यानी कि यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका टोटल मास फ्लक्स है, टोटल मास फ्लक्स with respect to an stationary stationary observer stationary observer is defined as is defined as the product of total mass concentration and mass average velocity। मास एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से देखा जो आपका मास फ्लक्स आपने निकाला, टोटल मास फ्लक्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो उस केस में वो किसके बराबर आया, टोटल मास कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट किसके बराबर हुआ उसका, मास कंसंट्रेशन और मास एवरेज वेलोसिटी से। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ आई ऑफ आई किसके बराबर था, रो आई यू आई
माइनस यू, मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। अगर मैं लूँ समेशन ऑफ आई आई, समेशन ऑफ आई आई किसके बराबर है? समेशन ऑफ रो आई यू आई माइनस यू, इसके बराबर हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ रो आई यू आई माइनस ऑफ समेशन ऑफ रो आई इंटू यू। ठीक है, तो यहां से आई ऑफ आई को, समेशन ऑफ आई क्या हो गया? आई टोटल, आई टोटल किसके बराबर हो गया? समेशन ऑफ रो आई यू आई किसके बराबर था? रो यू के बराबर। और ये किसके बराबर हो गया आपके पास? ये किसके बराबर हो गया? रो यू के बराबर। तो आई ऑफ आई टोटल इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, आई ऑफ आई टोटल किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही केस में आप देख रहे हैं जो बल्क है और जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये आपका जो बल्क वेलोसिटी है और जो ऑब्जर्वर वेलोसिटी है, दोनों ही यहाँ पर क्या हो गए? आपके मास एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगे। तो एक दूसरे को क्या मालूम पड़ेंगे? वो स्टेशनरी मालूम पड़ेंगे। उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ये बात समझ में आई? आई ऑफ आई किसके बराबर था? रो आई। आई ऑफ आई किसके बराबर था? रो आई यू आई माइनस यू। ये मैं इसको प्रूफ कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि ये आई ऑफ आई इसके बराबर। मैंने क्या लिया? उसका समेशन ले लिया। समेशन ले लेंगे, ये जो वैल्यू है पूरी, ये जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है किसके बराबर आई थी? रो इंटू यू के बराबर आई थी। और यहाँ पर क्या है? जो यू आपका बाहर आया कांस्टेंट वैल्यू है, समेशन ऑफ रो आई किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर हो जाएगा। तो रो यू माइनस रो यू क्या हो गया? आपके 0 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम बात करते हैं। हमने निकाला था स्मॉल जे आई। स्मॉल जे आई आपका आया था रो आई यू आई माइनस कैपिटल यू। मैं क्या करूंगा? अब इसका समेशन लूंगा। समेशन ऑफ जे आई, स्मॉल जे आई है, ठीक है, स्मॉल जे आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ रो आई, डायरेक्ट लिख देता हूँ, यू आई माइनस ऑफ समेशन ऑफ रो आई इंटू कैपिटल यू। समेशन ऑफ रो आई यू आई किसके बराबर था? रो यू के बराबर। ये किसके बराबर हो गया? रो इंटू कैपिटल यू के बराबर हो गया। तो यहाँ से समेशन ये किसके बराबर हो जाएगा? जे टोटल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जे आपका जो टोटल है वो आपके पास आ गया रो यू माइनस कैपिटल। ये आपका क्या है? टोटल मास फ्लक्स आ गया आपके पास। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया? जो मास फ्लक्स हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। और हमने आपको बताया कि जो वेलोसिटीज़ हैं, अगर वो वेलोसिटीज़ में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने इसका समेशन लिया, तो समेशन लेने पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमने इसको यहाँ पर डिनोट करके लिख दिया है। ठीक है, जैसे ये समेशन करने पर क्या हुआ? ये तो हमने सबसे पहले ही फाइंड आउट करा था जब बेसिस लिया था, ये रो यू के बराबर था। और इस फॉर्मूले को मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं टोटल मोलर फ्लक्स की। टोटल मोलर फ्लक्स। अब टोटल मोलर फ्लक्स है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका बेसिस लेना पड़ेगा। तो बेसिस हम पहले लेते हैं। बेसिस लेंगे, हमें पता है कि जो मोलर एवरेज वेलोसिटी होती है यू, वो किसके बराबर होती है? समेशन ऑफ सी आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ सी आई। ठीक है, और हमें पता है कि जो समेशन ऑफ सी आई है वो किसके बराबर होता है? सी के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी आई यू आई डिवाइडेड बाई सी। तो यहां से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ सी आई यू आई इज इक्वल टू सी यू। ये हमारा क्या हो गया? अब बेसिस हो गया। ये आपका क्या हो गया? एक बेसिस। ये आपका क्या हो गया? रेफरेंस हो गया टोटल मोलर फ्लक्स के लिए। ये आपका क्या हो गया? बेसिस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब एन आई। ठीक है, जैसे हम तो जो एन आई किसके बराबर था? सी आई
UI माइनस 0, ये हम बता चुके हैं आपको। मोलर फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया था, उस समय हमने इस चीज़ को कैलकुलेट किया था। अब मैं यहाँ ले लूँ समेशन ऑफ Ni। समेशन ऑफ Ni इज इक्वल टू समेशन ऑफ Ci UI। ठीक है, यही तो हुआ। अब समेशन ऑफ Ni क्या हो जाएगा, एन टोटल किसके बराबर हो जाएगा, Cu के बराबर। हम इसको पहले प्रूव कर चुके हैं, ये किसके बराबर है, Cu के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एन टोटल आ गया आपका C इंटू यू के बराबर। ठीक है, अब हम देखते हैं, Ni हो गया आपके पास, C आ गया। अब हम बात करेंगे I ऑफ I की। I ऑफ I किसके बराबर था, Ci UI माइनस U। ठीक है, I ऑफ I किसके बराबर था, मैंने बताया था कि जो मोलर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पीसीज I, जब आपका जो ऑब्जर्वर है वो आपका एक मास एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू थी हमने क्या ले लिया था, मास एवरेज के बराबर ले ली थी। तो यहाँ से हम लेंगे इसका क्या, समेशन ऑफ आई आई। समेशन ऑफ आई आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी आई यू आई माइनस ऑफ समेशन ऑफ सी आई यू। समेशन ऑफ सी आई यू आई क्या है, सी यू के बराबर था, ये हो जाएगा आई टोटल, और यहाँ हो गया माइनस ऑफ सी यू, सी स्मॉल यू। तो यहाँ से अगर हम सी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यू माइनस स्मॉल यू। ये हो गया आपका आई टोटल। ये क्या हो गया आपका, आई टोटल। ठीक है, अब हमने आपके लिए अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालते हैं जे आई। जे आई, जे आई किसके बराबर था आपके पास, सी आई यू आई माइनस कैपिटल यू। वही सेम थिंग्स हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे समेशन ऑफ जे आई समेशन ऑफ सी आई यू आई माइनस ऑफ समेशन ऑफ सी आई कैपिटल यू। तो समेशन ऑफ जे आई क्या हो गया, जे टोटल हो गया, ये क्या हो गया, सी यू के बराबर हो गया, ये क्या है आपका सी यू के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो हमने मास और मोलर फ्लक्स, जो टोटल मास और मोलर फ्लक्स निकाल लिए टोटल, कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या चीज हो सकती है। अगर मैं बात करूं बाइनरी सिस्टम की, मैं बात करता हूं बाइनरी सिस्टम की। तो अगर बाइनरी सिस्टम में मैं बात करूं, तो बाइनरी सिस्टम में अगर मोलर फ्लक्स n1, बाइनरी है तो दो लेंगे, n1 प्लस n2। ठीक है, आपने देखा होगा जो n1 प्लस n2 की वैल्यू क्या आ रही थी, नॉन जीरो आ रही थी। सॉरी, जो n1 था आपके पास, n टोटल निकाला था मैंने, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, रो इंटू यू आ रही थी ना, सॉरी c इंटू यू आ रही थी ना। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो इन दोनों को जो एडिशन है वो हमेशा नॉन जीरो होगा। और फिर I1 प्लस I2, ये आपका क्या होगा, ये भी नॉन जीरो होगा। क्यों, I1 आपके पास क्या आया था, प्रीवियस स्लाइड में देखिएगा, ये रहा I1 किसके बराबर आ गया, मतलब आई टोटल है, तो मतलब एक अगर 1 की बात करेंगे तो ये नॉन जीरो वैल्यू है ना। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, I1 प्लस I2 नॉन जीरो वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, और आपके पास जो जे टोटल आया था वो 0 आया था, तो J1 प्लस J2 अगर निकालेंगे तो वो आपका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक एम्पिरिकल, एक आपका रिलेशन आपका यहाँ पर बन गया। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको पता नहीं। ये कब है, जब आपकी मास एवरेज वेलोसिटी और मोलर एवरेज वेलोसिटी जब आपकी सेम नहीं है, तब हमने ये किया। अब बात करते हैं, अ, ये तो आपका हो गया मोलर फ्लक्स। अब मास फ्लक्स की बात करते हैं, तो मास फ्लक्स में क्या है आपका, इसी केस के लिए अ, यहाँ ठीक है, n1 प्लस n2, ये भी आपकी एक नॉन जीरो वैल्यू है। आप देख लेना, n1 निकाला था मास एवरेज में तो नॉन जीरो आ रही थी,
और I1 प्लस I2 ये आपका क्या है, 0 के बराबर थी। मास एवरेज वेलोसिटी में जो I ऑफ I था, देखिएगा मास एवरेज वेलोसिटी में जो I ऑफ I था, देखिए ये रहा। I ऑफ I किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर आ रहा है। अगर 1 लेंगे यहाँ पर, टोटल का मतलब क्या है, अगर हमें टोटल मतलब पूरा मिक्सचर है आपके पास है, हमने 2 कंपोनेंट ही लिए हैं, तो I1 प्लस I2 का योग ही तो है ये। तो ये क्या है आपका, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। और स्मॉल j1 प्लस स्मॉल j2 इसकी वैल्यू नॉन जीरो के बराबर है। तो ये आपके पास एक रिलेशन हो गया। ये दोनों रिलेशन तभी वैलिड हैं जब आपका स्मॉल यू कैपिटल यू के बराबर नहीं, ठीक है। अब अगर क्या हो, स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू हो जाए, फिर क्या होगा, उस केस के लिए भी देखते हैं। इफ तो इस केस के लिए हम देखते हैं कि जो आपका मास और मोलर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो आपका सॉरी वही है आपका N1 प्लस N2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। I1 और I2 ये आपके क्या 0 के बराबर आ गए थे, ठीक। J1 प्लस J2 ये आपका 0 के बराबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम हम बात करेंगे, स्मॉल की हम बात करेंगे, तो स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n2 ये आपका 0 के बराबर है। स्मॉल I1 प्लस स्मॉल I2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। स्मॉल J1 प्लस स्मॉल J2 ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। आप इसको खुद से देख सकते हैं करके भी, ठीक है। आप इसको खुद से भी करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास ट्रांसफर। डिफ्यूजन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है आपका है फिक्स लॉ। फिक्स लॉ, ठीक है। फिक्स लॉ क्या होता है, तो फिक्स लॉ के लिए हम लिखेंगे, जो फिक्स लॉ है वो आपका डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड फॉर, पहला फॉर, सॉरी फॉर नहीं लिख रहा, दोबारा लिख लिया, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ये आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के लिए वैलिड है। दूसरा, फिक्स लॉ तभी वैलिड होगा जब आपकी जो कंडीशन है वो कौन सी हो, स्टेडी स्टेट हो, ठीक है। तीसरा एजम्पशन है ये एक तरीके से हमारे, तीसरा एजम्पशन क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जिस भी टेम्परेचर पर प्रोसेस हो रही है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टेडी स्टेट समझ रहे हैं कि जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मतलब कंडक्शन या कंडक्टिव मास ट्रांसफर, ठीक। तो फिक्स लॉ क्या आता है आपके पास, फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है जे ए जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सी ए वाई डी जेड, ये आपका लॉ निकाला है फिक्स ने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब इसके मैं बात करता हूं स्टेटमेंट, ये फिक्स ने स्टेटमेंट क्या दिया, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कौन से बेसिस पे उसने दिया है, इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, अब मैं इसका मीनिंग बताता हूं आपके लिए। इसका मीनिंग है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इसका मीनिंग है मोलर फ्लक्स, मोलर फ्लक्स ऑफ स्पीसीज ए, मोलर फ्लक्स ऑफ स्पीसीज ए इन जेड डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन with respect to an, with respect to an observer, observer moving
observer moving with a velocity whose whose mathematical whose mathematical value whose mathematical value same same as the molar average velocity of the medium is directly proportional is directly proportional is directly proportional is directly proportional to the concentration gradient of the same species in the same direction। ये उसका कंप्लीट स्टेटमेंट है। बुक्स में बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि जो मोलर फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्या है कि जो मोलर फ्लक्स है, अगर आपने जो यहाँ पर ए लिखा हुआ है लॉ में, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फ्लक्स है वो z डायरेक्शन में, ये क्या है आपका स्पेस कोऑर्डिनेट है, ठीक है। z क्या बता रहा है, स्पेस में डायरेक्शन, विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जिसकी वेलोसिटी क्या है, मोलर एवरेज वेलोसिटी के बिल्कुल सेम है, उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है मोलर एवरेज वेलोसिटी की सेम है, ठीक है। वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, ठीक है। ये है पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ से क्या आ जाएगा, अब मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूंगा और एक टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, डी ए बी डी सी ए वाई डी जेड, ये है आपका फिक्स लॉ, ठीक है। ये आपका क्या है, फिक्स लॉ। फिक्स लॉ में जो डी ए बी है, अभी मैं उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखता हूँ, बताऊंगा ये होता क्या है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अभी आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को फिक्स ने दिया, ठीक। तो यहां पर जो डी ए बी है वो आपका क्या कहलाएगा, डिफ्यूजिविटी, या इसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये डीएबी हमें क्या बताएगा, ईज ऑफ मास ट्रांसफर, यानी कितनी आसानी से मास ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। यानी ये डीएबी क्या बताएगा हमारे लिए, डीएबी हमें बताएगा कि कितनी आसानी से आपका मास ट्रांसफर हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा डीएबी की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा तेजी से मास ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो मोर द वैल्यू ऑफ डीएबी मोर इज द मास ट्रांसफर प्रोसेस, यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी डीएबी की, डीएबी जितना ज़्यादा होगा, डीएबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, आपका मास ट्रांसफर उतनी ही तेजी से होगा, ठीक है। अब बात आ रही है वो जो माइनस साइन मैंने लगाया है, वो माइनस साइन क्यों लगाया? वो जो नेगेटिव साइन आया है इस फॉर्मूले में, ये जो नेगेटिव साइन है इस फॉर्मूले में, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्यों लिया है? तो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्यों लिया गया है? ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये बताता है आपको कि जो हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिया है डी सी ए वाई डी जेड, जब कंसंट्रेशन का जो हम ये डी सी ए जो लिया हुआ है, ये क्या है आपका डी सी ए, यहाँ पर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है, आपको ये चीज़ तो पता है ना कि जो कंसंट्रेशन जो होती है वो आपकी इनिशियली हाई होगी,
इनिशियली क्या होगी, हाई होती है कंसंट्रेशन, उसी के बाद तो लो होती है। तो अब यहाँ क्या है, आप जब उसको क्या लेंगे, जब आप फाइनल माइनस आप डिफरेंस लेते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो उस नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक यहाँ पर नेगेटिव साइन पहले से ही लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, डीएबी हमारे लिए एक जो नेगेटिव साइन है उसको दूर करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट की। तो यहां से हमारे पास JAZ आ चुका है, माइनस ऑफ DAB DCA/DZ ये आ चुका है हमारे पास। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, किलोमोल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, फ्लक्स की यूनिट होती है। कंसंट्रेशन किस में होती है, किलोमोल में होती है, और जेड किस में होगा, मीटर में होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो अगर मैं डीएबी की बात करूं तो यहां से डीएबी की यूनिट है वो आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डिफ्यूजिविटी की यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप इसको इधर ले आइएगा तो जब आप किलोमीटर नीचे आ जाएगा, मीटर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डीएबी की यूनिट आ गई, क्या आ गई आपके पास, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ से हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, डिफ्यूजिविटी है उसकी यूनिट को यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने बात की आपकी टोटल फ्लक्स की, कि आपका टोटल फ्लक्स क्या है, और आपका एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है डिफ्यूजन में, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के लिए फिक्स लॉ, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम मास ट्रांसफर के और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।